everyone, welcome back to my YouTube channel, that is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this startup. And आज हम बात करने वाले हैं about POSH. We are going to talk about women's rights in this very video. चाइल्ड राइट्स के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत बात कर ली थी. आज औरतों की अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे. सो हम मिसलेनियस सीरीज चला रहे हैं लीगल रीजनिंग की क्लैट एग्जाम के लिए, क्योंकि क्लैट एग्जाम में बहुत ही पास है. सो हम मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. हमें चाइल्ड राइट्स कर लिया, जहां पर हमने पॉक्सो के बारे में सीखा, जुवेनाइल जस्टिस के बारे में हमने सीखा, हम राइट टू एजुकेशन के बारे में भी सीखा, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हम करने वाले हैं, हम इनफैक्ट आईटी भी करने वाले हैं, हम साइबर लॉज भी करने वाले हैं, कंज्यूमर भी करेंगे. आज इस वीडियो में हमारा स्पेसिफिकली गोल होगा कि हम पॉश को कवर करेंगे. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइन. सो पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, अब्यूज क्या होता है. उससे पहले बता दूं, क्लास 11th NCERT इज द सोर्स दैट आई एम पिकिंग, राइट, एंड दे कुड बी नथिंग बेटर देन दिस पर्टिकुलर सोर्स, बिकॉज इसमें काफी कुछ चीजें होती हैं जो ऑलरेडी होनी चाहिए. सो दैट इज जो चीजें होनी चाहिए पर्टिकुलर सोर्स में, वो सारी चीजें NCERT में कवर्ड है. सो दैट इज द रीजन आई पिक दिस ऑलवेज एज द मोस्ट, आई वुड से, ट्रस्टेड सोर्स. ठीक है, तो इसलिए डोमेस्टिक अब्यूज क्या होता है. डोमेस्टिक अब्यूज में ये नहीं होता कि हमेशा हस्बैंड ही वाइफ के अगेंस्ट अब्यूज कर रहा हो, बट इसमें अगर मान लो तुम्हारा घर में मेल मेंबर्स किसी भी फीमेल मेंबर्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी कैरेक्टराइज एज डोमेस्टिक अब्यूज फॉर श्योर. ठीक है, तो कोई भी मान लो लेट्स सपोज भाई बहन पर हाथ उठा रहा है, ठीक है, या फिर मान लो पिता बेटी पर हाथ उठा रहा है, दैट वुड ऑल्सो बी कैरेक्टराइज्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस में कोई भी मर्द किसी औरत पे हाथ उठा रहा हो, दैट इज गोइंग टू बी डोमेस्टिक अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक है, अब अब्यूज फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब डोमेस्टिक अब्यूज में या तो तुम किसी को फ्राइटन कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, टेरराइज, मैनिपुलेट, ह्यूमिलिएट, ब्लेम, इंजर, वूंड समवन. ठीक है, अब ये किसी के साथ भी हो सकता है. ठीक है, रेस, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन और जेंडर. इट कैन अकर विद इन द रेंज ऑफ रिलेशनशिप्स. मैरिड हो, लिव इन रिलेशनशिप में हो, यू आर जस्ट लिविंग टुगेदर, यू आर जस्ट डेटिंग, दैट इज ऑल्सो डोमेस्टिक अब्यूज. अब सारे तरीके के पीपल हैं, सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, एजुकेशनल लेवल, हर किसी के साथ डोमेस्टिक अब्यूज होता है. ठीक है, डोमेस्टिक अब्यूज का जो हम नॉर्मली मतलब निकालते हैं वो होता है कि कोई मर्द फीमेल पर हाथ उठाता है, तो दैट इज गोइंग टू बी दैट. बट किसी भी डोमेस्टिक हाउस होल्ड में कोई भी किसी पर हाथ उठा रहा हो, कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती कर रहा हो, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज डोमेस्टिक अब्यूज. ठीक है, फाइन. अब या लार्जली वेस्टर्न कंट्रीज में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इंडिया ने भी अडॉप्ट करा हुआ, डोमेस्टिक अब्यूज इज नॉट अलाउड. लेकिन कुछ कंट्रीज में देखा जाता है, जैसे तुम्हारे अफ्रीका के हो गए, वेस्ट एशिया के कंट्रीज हो गए, वहां पर इसको प्रैक्टिस करा जाता है. ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस मानते हैं डोमेस्टिक अब्यूज को. और थोड़ा सा जैसे यूएई में कि हाँ मेल्स के पास थोड़ा सा तो हक होना चाहिए वुमेन के ऊपर. ठीक है, सो दैट इज कंसिडर्ड अ फ्यू काइंड ऑफ, आई वुड से, प्रैक्टिसेस दैट आर देयर अवेलेबल. however India has adopted a very reasonable practices, right, that is abolition of domestic abuse, that is prohibition of domestic abuse, just like western countries. अब बात करते हैं लीगल फ्रेमवर्क क्या है डोमेस्टिक. अब बात करेंगे यूएन कन्वेंशन में. जैसे हमने बात करी था कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, वैसे हमारे विमेन के लिए भी है कन्वेंशन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन 1979, जिसको सीडॉ बोलते हैं. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सेट्स अप एजेंडा फॉर नेशनल एक्शन. नेशनल एक्शन मतलब हर कंट्री एक्शन ले कि हम डिस्क्रिमिनेशन को फाइट कर सकें. ठीक है, अब ये 99 कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज हैं, इंडिया ने भी इसको साइन करके रखा हुआ है, राइट. एंड इसको देखते देखते जहां पर 1992 में सीडो कमिटी ने बोला था कि कोई भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स अमाउंट्स टू वायलेंस एंड स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्शन. ये बाद में बोला था 1982 में. ऑफ कोर्स ट्वीक्स वगैरह तो होते ही रहते हैं. ठीक है, अब यूएन डिक्लेरेशन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, बड़ा बात आ गई वायलेंस पर. वायलेंस हमारा आया था 1993 में, एंड हमारा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कुछ भी हो सकता है. सेक्सुअल है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सफरिंग टू वुमेन, चाहे वो डेप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी. ठीक है, फैमिली के अंदर हो सकता है, फैमिली से बाहर हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ फीमेल चिल्ड्रन, डाउरी रिलेटेड मामला हो सकता है, मैरिटल रेप मामला हो सकता है. अब मैरिटल रेप वाला मामला यूएन ने तो बोल दिया, बट इंडिया ने इसको अडॉप्ट नहीं करा, बिकॉज अगर मैरिज में इंटरकोर्स हो रहा है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता, चाहे वुमेन का कंसेंट हो या ना हो. दैट इज अ प्रॉब्लम इधर. फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन का मतलब होता है सर्कमसिशन. आपने सुना होगा, जो कुछ प्रैक्टिसेस में करा जाता है मेल जेनाइटल्स के साथ.
फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन भी कर दिया जाता है, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन से चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिसेस है, अफ्रीका में भी है ना, कुछ और में भी है। सो दीज आर प्रैक्टिसेस व्हिच आर ऑफ कोर्स हार्मफुल टू वुमेन। लाइक मैंने इस पे बहुत सारी स्टोरीज सुनी है फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन पर, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। नॉन स्पाउसल वायलेंस, स्पाउस नहीं है बट वायलेंस है, भाई वायलेंस कर रहा है, पिता वायलेंस कर रहा है, वायलेंस रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन, दिस में ऑल्सो अकर आउटसाइड द फैमिली in the general community, and in violence may include rape, sexual abuse, sexual harassment, intimidation at work, in educational places, हर जगह ट्रैफिकिंग हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन हो, सब कुछ, राइट। अब देखो वायलेंस, क्या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हमने चीज पढ़ ली क्या क्या कैरेक्टराइज होता है। अब 11th के लिए पढ़ रहे हो तो इन सबको तो पता ही होना चाहिए, मार्क्स लाने। क्लैट के लिए पढ़ रहे हो तो ये सबको तो पता ही होगा अब क्या क्या चीज है, मतलब बहुत एस्पेक्ट खुल गया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, है ना। अब देखो, अब इंडिया इज अ पार्टी टू दिस डिक्लेरेशन, डोमेस्टिक वायलेंस डिक्लेरेशन भी 1996 में लेकर आई है। तो यूएन और डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन हमें पता चल गई है। ऑल एक्ट्स ऑफ जेंडर बेस्ड, जेंडर के बेसिस पर जो होता है, ट्रॉमा पहुंचाते हो किसी दूसरे व्यक्ति को, ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस पता है। ब्राइड प्राइस रिलेटेड वायलेंस ये भी आता है इसके अंदर, ठीक है। पैसे दे रहे हो ब्राइड को, खरीद रहे हो ब्राइड को, दैट इज अ थिंग। अब आते हैं हमारे लॉज इंडिया में कौन से हैं। अब इसको बोलते हैं PWDVA, यू कैन कॉल इट जस्ट DV एज वेल, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। अब 2005 से पहले ना कोई पर्टिकुलर एक्ट या लॉ नहीं था इंडिया में जो देख रहा था कि वुमेन के अगेंस्ट ऐसी हरकतें हो रही हैं, कोई प्रॉपर सॉलिड लेजिस्लेशन नहीं था। बट 2005 ऑनवर्ड्स इस सॉलिड लेजिस्लेशन प्लेस में आया, जहां पर इंडियन पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को अडॉप्ट करा। और किसी भी तरीके का वायलेंस है, चाहे फैमिली के बाहर हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, फैमिली से कनेक्टेड हो, जैसा भी हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा, ठीक है। अब डोमेस्टिक वायलेंस का आइडिया हमने सीडॉ से लाए हैं 1979 के, या फिर 1993 के डोमेस्टिक वायलेंस वाले कन्वेंशन से लाए, वायलेंस वाले कन्वेंशन से। PWDVA को, जो हमारे इंडिया का एक्ट है, हमने उसको सीडॉ के प्रिंसिपल्स पर ही अडॉप्ट करा है। अब अडॉप्शन ऑफ हमारा जो इंडिया वाला लेजिस्लेशन है, इसके दो प्रॉब्लम्स थे। पहला जो था फैमिली लॉ, जो हमारा रिफॉर्म्स हुए थे 1980s में फैमिली कोड्स के अंदर, वो बोलते थे फैमिली को प्रिजर्व करो। अब ऐसा बोलते थे कि आप ना मैरिज बहुत मुश्किल से हुई, मैरिज को प्रिजर्व करना चाहिए, तो अगर वुमन मार खा रही है तो वुमन को मार खाने दो, क्योंकि मैं मैरिज को बचाना है, दैट शुड बी आवर पॉइंट। तो फैमिली कोड्स का ये होता है कि मैरिज को जितना चाहिए उतना बचा सकें, एंड वुमेन तलाक ना दे दे अपने मर्द को क्योंकि वो उससे पिटती है, दैट वाज द थिंग, ठीक है। एंड इट डज नॉट एम्फसाइज ऑन एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन प्राइवेट स्फेयर, ठीक है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस सेपरेट, इसको क्राइम बनाया, राइट, और फाइनली इसको वुमेन को जस्टिस देने में हेल्प करी। अब क्राइम नहीं बना, ये सिविल एस्पेक्ट है, इसके दो पार्ट से क्रिमिनल वाले, वो हम बात करेंगे। अब 2005 में, उससे पहले भी, जो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज कंसिडर्ड क्रूअल्टी 2005 से पहले, एंड वो क्रिमिनल लॉ में पनिश था, ठीक है। और वो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था सिविल रेमेडीज के लिए। अब देखो, जो हमारा DV एक्ट बना है ना डोमेस्टिक वायलेंस, एक सिविल है, ये क्रिमिनल नहीं है। अब ये क्रिमिनल क्यों नहीं है? ये क्रिमिनल इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, अगर ये क्रिमिनल हो जाता तो हस्बैंड को जेल हो जाती, हस्बैंड को जेल हो जाती तो जो औरत नहीं कमाती, जो औरत एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है खुद को सस्टेन करने के लिए, उसको पैसे नहीं मिलते और उसको खुद काम करना पड़ता जैसे भी तैसे। अब क्या होता है, सिविल रेमेडीज में अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो हस्बैंड जेल नहीं जाएगा, हाँ कुछ मामलों में जरूर जाएगा, जैसे दहेज के लिए बीवी को जला दिया, ठीक है, तो उसके लिए इसके तो वो तो जाएगा ही जाएगा। बट अगर ऐसा छोटा मोटा डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कोई ऑफकोर्स छोटा मोटा कोई नहीं होता, चाहे किसी ने किसको थप्पड़ भी मारा हो, बट उस केस में वो जेल नहीं जाएगा, उसको बहुत मोटी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, बहुत मोटे पैसे देने पड़ेंगे बीवी को एज अ कॉम्पनसेशन, एज अ सिविल रेमेडी विच वुड बी गिवन टू द वाइफ टू कॉम्पनसेट दैट हार्म। इसलिए इसको सिविल मानते हैं, ना कि क्रिमिनल। PWDVA adopts a comprehensive definition of domestic violence, हमने बहुत पढ़ ली, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। फिजिकल अब्यूज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। अब देखो इसका जो सेक्शन 3 है वो क्या क्या बोलते हैं, एनी एक्ट, कोई भी एक्ट करा गया हो, कोई भी ओमिशन हो या फिर कुछ ना करा गया हो, और कमीशन और कॉन्डक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट मतलब जो पार्टी ने हार्म करा हो, शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस, अगर वो हार्म करता है, इंजर करता है, एंडेंजर करता है हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेलबींग, लिम्ब मतलब हाथ पैर, और वेलबींग, चाहे वो मेंटल हो या चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो इकोनॉमिक हो, सेक्सुअल हो, कैसे भी हो, वुमन को हार्म पहुंचा रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक वायलेंस। फाइन। सो कैसे भी हार्म हो रहा हो या फिर हैरेस करा जा रहा हो उसको, कि उसको विद अ व्यू टू कोर्स हर, उसको फोर्स करा जा रहा हो, एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हम तुम्हारे माँ को मार देंगे, हमें दहेज चाहिए, तो इस केस में आप किसी अदर पर्सन को कर रहे हो जो वुमन से रिलेटेड है, उस केस में भी चलेगा।
having property valuable security has a effect of threatening the aggrieved person, any person related to her of any conduct या फिर otherwise injures and harms her, तो ये चीज आ जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म्स बने वुमेन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, मैरिटल रेप हुआ बहुत बुरी तरह उस पर, अब मैरिटल रेप तो कैरेक्टराइज नहीं है इस केस में, बट हाँ मारा पीटा हो उसको पट्टियां करने के लिए मेडिकल फैसिलिटी बनी है, शेल्टर होम भरे, उसके पास घर नहीं है, वो आदमी का घर छोड़कर आई बिकॉज वो पिटती थी रोज, तो उसको शेल्टर होम दिया गया, लीगल एड दिया गया, उसके पास पैसे नहीं है, वकील हायर करना है, फ्री का गवर्नमेंट वकील दे दिया है ताकि हेल्प हो सके उसकी। काउंसलिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, काउंसलिंग भी करेगी कोर्ट उसकी, काउंसलिंग मतलब पूरा उसका प्रोसीजर समझाया जाएगा कि कैसे कैसे लीगल एड के थ्रू जाना है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड सर्विस ऑफिसर्स टू मेंटेन ए लिस्ट एंड फैसिलिटेट एक्सेस, ये बनाए जाएंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स का ध्यान रखने के लिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हो। अब सेलिएंट फीचर्स पर आते हैं, ये जो सिविल लॉ हमने बात कर ली, एक्सेप्ट आर्टिकल 31 एंड 33। जो सेक्शन 31 है वो बोलता है कि अगर हस्बैंड को कोई मान लो कोर्ट कुछ बोल रहा है हस्बैंड को कि तुम्हें अब कोर्ट में आना है, समर इशू हुआ है, या फिर तुम्हें इतने पैसे देने भी, आदमी ने नहीं करा, आदमी ने तो ब्रीच कर दिया ना, ब्रीच कर दिया, वो ऑर्डर जो कोर्ट ने पास करा था वो आता है 31 में, उसमें आदमी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। 33 में कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने जो पढ़ा है या फिर सर्विस प्रोवाइडर वो मिला हुआ पति के साथ, वो कोर्ट की बात ना सुन रहा हो, वो बदतमीजी कर रहा हो, तो वो उसके ऊपर पेनल्टी होगी जाएगी, तो वो केस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी। तो 31 एंड 33 में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। एंड कॉम्पनसेशन वुमेन को प्रोवाइड करते हैं हर एस्पेक्ट में। इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉज डिपेंड ऑन स्टेट, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो प्रोसिक्यूशन लॉयर हो, सबका फर्ज बनता है हेल्प करना। प्रोसिक्यूशन मतलब वुमेन विक्टिम थी, उसका लॉयर प्रोसिक्यूशन लॉयर। ओके, डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स को हमने वाइव्स, मदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स, लिव इन पार्टनर्स, सब में प्रोटेक्शन दी। लिव इन पार्टनर्स इसलिए बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप कुछ साल क्रॉस कर जाए तो उसको नॉर्मल मैरिज कंसिडर कर दिया जाता है, और अगर बच्चा हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में तो उन बच्चों जो लिव इन पार्टनर्स उनको माँ बाप डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब PWDV is not limited to matrimonial home, but it covers the shared household to include mothers, sisters and daughters as well. Shared household का मतलब सब एक साथ रह रहे हैं, इन-लॉज साथ में रह रहे हैं, भाई बहन साथ में रह रहे हैं, पति पत्नी साथ में रह रहे हैं। मैट्रिमोनियल होम सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा अगर पति पत्नी पर वार कर रहा है, इट इज नॉट लाइक दैट, बट इट इज लाइक दैट कि जो इन-लॉज है, इन-लॉज भी मतलब मान लो पत्नी पर अटैक कर रहे हैं, फिर अपनी बहू पर अटैक कर रहे हैं, उसको मारपीट कर रहे हैं, या फिर उसकी ननंद उसके पीछे पड़ी हुई है, उस केस में भी चलेगा। अब स्टॉप वायलेंस इमीडिएटली ऑर्डर्स इश्यू करे जाएंगे, इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करा जाएगा, पुलिस ऑफिसर्स आएंगे, विमेन को प्रोटेक्शन देंगे, उसको कस्टडी में लेंगे पति को, ठीक है। फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ आपको एक्सेस दिया है, आपको जस्टिस का भी दिया है, लीगल एड का, और आपको सपोर्ट सिस्टम्स भी प्रोवाइड करे, शेल्टर होम्स, मेडिकल फैसिलिटीज भी, ठीक है। और जो दिस रोल इंक्लूड्स असिस्टिंग विमेन इन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग रिलीफ, असिस्टिंग द मैजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, मेकिंग विमेन अवेयर ऑफ देयर राइट टू फ्री लीगल एड एंड प्रोवाइडिंग शेल्टर होम्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ये पूरे आपको प्रोसेस समझाया जाएगा। अब क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, ये एनजीओ से कनेक्टेड होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जहां पर वो उसकी हेल्प करते हैं कंप्लेंट को रजिस्टर करने में, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको उसके अधिकारों के बारे में बताते हैं, है ना, और प्लस कंफर्टेबल भी रहती हैं बिकॉज उसमें बहुत सारी महिलाएं होती हैं, ठीक है। अब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना है, सब चीजें एक ही विंडो के थ्रू हो जाएंगी। मेरे को शेल्टर होम चाहिए, सिंपल मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, कंप्लेंट फाइल करनी है, एक मेरे को डैमेजेस की भी कंप्लेंट चाहिए, डिवोर्स की भी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस की भी चाहिए, एक ही विंडो के थ्रू सारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो PWDVA टू इन्फोर्स अदर सिविल रेमेडीज अंडर अदर लॉज एज वेल एज criminal law. For example, she can use one suit to enforce the right to not be dispossessed when a divorce petition is pending. Section 498A के अंदर डिवोर्स आते हैं, this helps her to avoid multiple suits, ठीक है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि डिवोर्स वाला भी आप फाइल कर सकते हो उसी सेम चीज में कि डिवोर्स भी चाहिए, बिकॉज जो हमारा डीवी है, डीवी का इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम से डिवोर्स मिल जाएगा, इसका मतलब है राइट, तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है, ठीक है। अब PWDVA प्रोवाइड्स दैट मैजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आई डायरेक्ट बोथ द पार्टीज टू अंडरटेक काउंसलिंग। देखो काउंसलिंग इसलिए होती है फैमिली कोर्ट्स में या फिर हर जगह, मेजरली इन जगह में मैरिज को बचाने के लिए कि लॉयर्स की आवश्यकता नहीं, लॉयर्स पैसे कमाएं और डिवोर्स करवाएं, बट ये होता है कि काउंसलिंग में बुझला फुसला कर दोनों को एक साथ लें ताकि मैरिज बनी रहे, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का होता है, ऐसा नहीं अनपढ़ बंदा है, एक्सपीरियंस भी होता है उसका, और विमेन ग्रुप्स भी होते हैं जो देख रहे होते हैं कि विमेन के राइट्स को रिप्रेजेंट करा जाए ठीक से। एंड प्लस
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि इन ऑफिसर्स को स्टैब्लिश करा जाए, इन अथॉरिटीज को स्टैब्लिश करा जाए, उनको रिक्विजिट आपको क्वालिफिकेशन भी देनी पड़ेगी। फाइन। अब हम